नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपनी चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आ गया है Q4 अपडेट फेडरल बैंक का, जिसका हमको बेसब्री से इंतजार था कि बैंक इस बार किस तरीके से परफॉर्म करने वाली है। और फेडरल बैंक आप जानते हैं कि बैंकिंग सेक्टर का सबसे अंडर परफॉर्मिंग शेयर है प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर की अगर हम बात करें तो दोस्तों क्या है क्वार्टरली अपडेट, जो कि कहा जा रहा है कि 8 क्वार्टर के बाद सबसे बेहतरीन रिजल्ट आने वाला है, जो कि अब आज के दिन मैनेजमेंट ने कह दिया है। और यहाँ तक कि यस बैंक और HDFC बैंक ने भी अपना अपडेट दिया है, लेकिन हम वो उसकी दूसरी वीडियो में बात करेंगे। पहले बात करते हैं फेडरल बैंक के ऊपर। तो यहाँ पर फेडरल बैंक के मैनेजमेंट ने यहाँ पर अपना रिपोर्ट दी है और ये कहा है कि बेस्ट डिपॉजिट ग्रोथ जो कि 8 क्वार्टर में पहली बार हमको देखने को मिली है, और बेस्ट एडवांसेस ग्रोथ जो है वो 9 क्वार्टर में पहली बार देखने को मिली है। तो इस बात से ये तो पता चल जाता है कि इस बार जो क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे बैंकों के वो धांसू होने वाले हैं। और यहाँ पर जो डिपॉजिट जो क्लॉक्ड हुआ है, जो डिपॉजिट अब है वो 13.4% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 1,72,000 करोड़ के डिपॉजिट यहाँ पर बैंक में जमा है। तो यहाँ पर 13.4% का ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर। और यहाँ पर अगर हम एडवांसेस देखें तो यहाँ पर 8.6% यहाँ पर ग्रो हुआ है, और ग्रो होकर बढ़कर 1,35,000 करोड़ रुपए यहाँ पर एडवांसेस पहुँच गए हैं। अब यहाँ पर फेडरल बैंक ने कासा रेशियो के बारे में क्या कहा है, तो 33.81% कंपेयर टू 30.5% इन मार्च 2020। तो यहाँ पर जो यहाँ पर कासा, यानी मैं आपको बता दूं कासा क्या होता है, करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, उनका जो रेशियो है वो बढ़ गया है 33.81% यहाँ पर हो गया है कंपेयर टू 30.5% जो कि मार्च 2020 की बात है। तो यहाँ पर 3.81% यहाँ पर उछाल है। अब दोस्तों यहाँ पर फेडरल बैंक 2.66% यहाँ पर डाउन होकर बंद हुआ है, और आप जानते हैं कि आज मार्केट में किस तरीके की गिरावट थी। अब जैसा कि मैंने शुरुआती में कहा था कि फेडरल बैंक प्राइवेट सेक्टर का सबसे सस्ता बैंक है वैल्यूएशन के हिसाब से, और आपको पता चला है कि ये कितना वैल्यूएबल बैंक है। यहाँ से 3 गुना होने की ताकत अभी रखता है दोस्तों। तो यहाँ पर मार्केट कैप क्या है, मार्केट कैप है 15,739 करोड़ का यहाँ पर मार्केट कैप है, और EPS है 7.37 का, पी रेशियो 10.69 का, और इंडस्ट्री पी क्या है 33.24, बुक वैल्यू पर शेयर क्या है 80.01। यहाँ पर आपने देखा होगा कि बैंकें इतना ऊपर जा रही हैं अपने बुक वैल्यू तक को क्रॉस कर गई। कई बैंक आप HDFC फर्स्ट बैंक का ही नाम ले लीजिए, तो वो बैंक अपने फर्स्ट जो बुक वैल्यू है उससे कई ऊपर चल रही है। लेकिन यहाँ पर नाम जो है मॉर्गन स्टैनले यहाँ पर 2 साल हो गए हैं फेडरल बैंक के ऊपर बोलते, लेकिन फेडरल बैंक ने 110 रुपए के क्रॉस करने में, 110 रुपए का लेवल क्रॉस करने में इतना कष्ट दिया है ना इन्वेस्टर्स को, जितना इन्वेस्टर सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि मैं खुद इसमें इन्वेस्ट कर रखा था, अब नहीं है क्योंकि अब मैंने दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, तो उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब मैं इसमें था तो 110 का लेवल क्रॉस होना इतना बड़ा बात था ना, जितना सोच नहीं सकते। तो उस वक्त क्या था, वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव थे, इतना अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है फेडरल बैंक का, लेकिन इसमें क्या है मूवमेंट नहीं है। तो मूवमेंट नहीं है, एक तरह से ITC देख लें कि जब चलने पे आएगा ये बैंक तो फिर रुकेगा नहीं, इतना तो पक्का है। तो ऐसे बैंकों की बहुत लोग तलाश करते हैं कि ऐसे बैंकों के शेयर खरीदें। तो आपके सामने फेडरल बैंक ऑफ इंडिया मतलब फेडरल बैंक लिमिटेड यहाँ पर आपके सामने रखा हुआ है। तो आपकी जो रियल वैल्यू है इस बैंक की वो है 80 रुपये 1 पैसे। अब शेयर कहाँ ट्रेड कर रहा है 76 रुपीज़ पर, बुक वैल्यू से नीचे 4 रुपये सस्ता है या फिर अपने रियल वैल्यू से। इंडस्ट्री पी की बात करें तो इंडस्ट्री पी में तो बहुत ही ज़्यादा छोटा है ये बैंक, 10.69 पर काम कर रहा है, और यहाँ पर सीधा 23 पॉइंट्स की यहाँ पर सीधे हमको जगह दिखती है कि यहाँ पर पी रेशियो इतना सस्ता है कि इंडस्ट्री पी से भी काफ़ी ज़्यादा नीचे। EPS बहुत ही दमदार है, मार्केट कैप बहुत ही छोटा है 15,769 करोड़। प्राइवेट बैंकों में ये बहुत ही कम देखने को मिलता है, मार्केट कैप में ये बहुत छोटी बैंक है, जैसा कि मैं आपसे कह रहा था। तो यहाँ पर मार्केट कैप बहुत छोटा है। अब आपको पता चल जाए कि इसका मार्केट कैप एक्चुअली होना कितना चाहिए था।
तो पहले आपके सामने एनुअली रिजल्ट रखे हैं और 2020 में इनकी जो टोटल इंटरेस्ट अर्न है, सारी जोड़ जाड़ के जो बता रहा हूँ, 13,590 करोड़, जो कि अगर 2019 से कंपेयर करें तो 11,635 करोड़ था। 2018 में 9,914 करोड़ रुपए था यहाँ पर इंटरेस्ट अर्न करते थे, और 2017 में 8,783 और 2016 में 7,826 करोड़ का यहाँ पर इंटरेस्ट अर्न किया है। जैसे हम बाकी कंपनियों में देखते हैं नेट सेल्स, वैसे ही यहाँ पर नेट इंटरेस्ट अर्न, तो यहाँ पर इंटरेस्ट अर्न को नेट सेल ही मानते हैं भाई। तो यहाँ पर हमको पता चल गया है, ये क्वार्टरली कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले हैं, तो इसका मतलब नहीं है, सिर्फ यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके की यहाँ पर ग्रोथ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए, 2020 में मार्च में इनने प्रॉफिट किया है 1552 करोड़ का। 2019 में इनका जो प्रॉफिट है वो है 1282 करोड़ रुपए का। 2018 में 909, 2017 में 853 और 2016 में 487.90 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट है। तो किस तरीके से शार्प जंप हर साल हमको देखने को मिलता है फेडरल बैंक लिमिटेड में, तो आपको समझ में आ गया वो कितना अंडर वैल्यूड है। कंपनी लगातार ग्रो कर रही है और जो स्टॉक है वो ग्रो नहीं कर रहा है, तो ये बड़ी बात है। ये पेशेंस वाला स्टॉक है, आपको रुलाएगा, फिर इतना हंसाएगा कि भाई साहब हैंडल नहीं कर सकते। तो ये तो ऐसे स्टॉक हो गए। बाकी वैल्यूएशन तो रिच है, आपके सामने दिख गई है। अब इनकी देखिए सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है, असेट वैल्यू। 2020 मार्च में इनके पास असेट्स हैं, टोटल असेट्स हैं 1,83,353 करोड़ के इनके पास असेट्स हैं। ये संभालते हैं इतने असेट्स। 2019 में 1,60,552 करोड़ के असेट्स थे और 2018 में 1,39,213 करोड़ के ये असेट्स इनके पास थे। तो यहाँ पर लगातार असेट वैल्यू में भी जंप देखने को मिली है। हम यहाँ पे अभी नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए नहीं देखेंगे, अब नए वाले में देखेंगे, मतलब नहीं है, सबको पता है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि अब इसकी ग्रोथ देखिए क्या ग्रोथ है। अब यहाँ पर एफआईआईज की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न आपके सामने लगा है, तो यहाँ पर प्रोमोटर तो कोई भी होल्ड नहीं करता है। पब्लिक में एफआईआई 21.69% यहाँ पर होल्ड करती है। सबसे ज़्यादा कोई किसी बैंक में अगर होल्ड करती तो यही है। एफआईआई बहुत होल्ड करते हैं इंडसइंड बैंक के बाद और एचडीएफसी बैंक के बाद, तो उसमें मैंने देखा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है 21.69% यहाँ पर होल्ड करते, तो काफ़ी ज़्यादा करते हैं, यही होगी सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से। तो यहाँ पर 21.69% यहाँ पर होल्ड करते हैं। और 2020 के सितंबर, ये 2020 के दिसंबर की बात है, लेटेस्ट जो पैटर्न अभी आया था उसकी बात है। अगर उससे 4 महीने पहले जाएंगे तो सितंबर क्वार्टर में 24.64% यहाँ पर होल्ड करते थे। तो एफआईआई की जो लगातार 2019 दिसंबर से लगातार सेलिंग चल रही है इस स्टॉक में, और उन्होंने 47% हिस्सा जो उनके पास है 2019 दिसंबर में था, उससे घटकर 21.69% यहाँ पर एक साल में कर दिया है। तो यहाँ पर गिरावट तो है एफआईआई की होल्डिंग में। चलिए, एफआईआई का भरोसा जो है वो डगमगा रहा है थोड़ा। अब डीआईआई का भरोसा भाई ऊपर चढ़ता जा रहा है। क्या होल्डिंग इन्होंने बढ़ाई है, 44.60% यहाँ पर होल्ड करते हैं डीआईआई। तो ये अपने घरेलू निवेशक हैं और ये इनकी बहुत ज़्यादा होल्डिंग बढ़ गई है। अगर आप 2020 के सितंबर क्वार्टर से कंपेयर करें तो उस वक्त 38.32 था, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फिर उससे पहले 37। तो बहुत ही अच्छा इन्होंने यहाँ पर 6% के आसपास की यहाँ पर हिस्सेदारी बढ़ाई है। और जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर हैं उनकी भी हिस्सेदारी दिसंबर 2020 सितंबर के क्वार्टर से दिसंबर 2020 के क्वार्टर में जो है 4 महीने में वो होल्डिंग जो है वो कम हुई है। 4% के आसपास यहाँ पर होल्डिंग कम करी है। 4 नहीं, यहाँ पर 3-3.5% के आसपास ही यहाँ पर होल्डिंग कम करी है। तो यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर थोड़े बाहर निकले हैं, अच्छी बात है भाई। तो अब है क्या, बहुत ही बड़ा मुद्दा है दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही समझने वाली बात है, क्योंकि हमारे सामने Q4 तो अपडेट आ गया। अगर आप समझ रहे हैं Q4 अपडेट आ गया, बेहतरीन है, बहुत ही अच्छी बात है, बेहतरीन है, मानने से बिल्कुल भी इनकार नहीं है। लेकिन हमारे सामने जो कंडीशन अभी बनी हुई है ना, जो सिचुएशन हमारे सामने बन चुकी है, वो है कोविड-19 की।
अब कोविड-19 की कैसे मैं आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि आप देख रहे हो आज मार्केट किस तरीके से गिरा है। आज जो डेट है वो 5 अप्रैल आज डेट है और आज स्टॉक मार्केट देखे कितनी बुरी तरह से यहाँ पर गिरा है। तो ये चिंता वाली बात है। कोविड-19 के केसेस दोबारा बढ़ रहे हैं और भारत के अंदर मिनी लॉकडाउन होना स्टार्ट हो गया है। तो ये बहुत ही चिंता की बात है। और आज निफ्टी 350-400 पॉइंट के आसपास यहाँ पर क्रैश हो गया था। अब ये है कि कोई अगर खबर आती है और चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ती है, अब हमारे देश, हमारे प्यारे देश भारत में अगर ये चिंता बढ़ती है, जो कि नहीं बढ़नी चाहिए, चाहते हैं तो ऐसे ही है कि नहीं बढ़नी चाहिए, लेकिन आप स्टॉक मार्केट में तो आपको एक कदम आके लेके चलना पड़ेगा। अगर आपके सामने आपको दिखता है कि कंडीशन ख़राब हो रही है इंडिया के, तो आप अगर इसमें प्रॉफिट में बैठे हैं या कुछ भी कर रखे हैं, तो आप स्मार्ट बनो और इससे पलायन यानी निकलने की कोशिश में लगे रहना। अगर आपको खबर ऐसी मिलती है कि भैया क्रैश होने की संभावना बन चुकी है, तो आप निकल सकते हो एक बार। और अगर कुछ नहीं होता है, मार्केट फिर से ऊपर जाता है, सब कुछ कंडीशन एकदम बराबर अच्छी तरीके से होती है, तो फिर कोई डरने की बात ही नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यूएशन रिच है और रिजल्ट अच्छे आए तो बहुत बेहतरीन। तो यहाँ पर मतलब मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर अलर्ट रहिए। कुल मिला के ये है, यहाँ पर अलर्ट रहिए। Q4 आए, Q5, Q3, Q4 कुछ भी आए, A to Z, यहाँ पर आपको अलर्ट रहने की मतलब ज़रूरत है। जो भी अगर यहाँ पर निवेश कर रखे हैं वो, और जो भी नया निवेश करना चाहते, तो आपको मार्केट में बहुत ही अब इस वक्त चौकन्ना रहना पड़ेगा। वैल्यूएशन तो ठीक है, लेकिन मार्केट में चौकन्ना रहना पड़ेगा। खुदा न खास्ता कुछ ऐसा होता है मार्केट में और क्रैश कर जाता है, 1000-2000 पॉइंट निफ्टी गिर जाता है, तो ये बैंक आपको 76 पर नहीं मिलेगा, ये आपको मिलेगा 60 रुपये पे। तो आप समझ रहे हैं ना कि कितना बड़ा आपको लॉस देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ क्या है, आप एवरेजिंग भी करके चल सकते हैं। तो आपके सामने कंडीशन बहुत ख़राब आने वाली है, जो कि शेयर होल्डर्स हैं, क्योंकि अब उनको गुजरना है इस कंडीशन से, जो कि हम अभी 1 साल पहले गुजर के आए हैं, मार्केट में देखा है। अगर ये ऐसा होता है तो फिर चिंताजनक बात है। और आप अगर अलर्ट रहेंगे तो आप बच पाएंगे हर चीज़ से। तेज़ी आएगी, खेलो, बहुत अच्छी बात है। मंदी आएगी, उसमें भी खेलो, लेकिन बच के चलो, पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए। अब अपने फाइनेंशियल जो एनालिस्ट है उनसे बात करिए। अगर नहीं है तो आपके सामने वीडियो है, आपने फंडामेंटल देख लिए हैं, आप अपने हिसाब से डिसीजन लेकर चल सकते हैं। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।